हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको सीबी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। मोस्टली ये टिप्स जो है वो जो हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए भी है, और जो आपका जर्नलिस्ट का जो पेपर है उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि अभी जो रिमेनिंग आपके पास कुछ आवर्स बाकी है उसमें आपको क्या करना है। तो अब ये देखिए, ये हैंड आउट है आपका सेबी ग्रेड ए का फेज़ 2 का हैंडआउट। इसमें उन्होंने क्या दिया है कि जो ये जो आपका जो पेपर 1 है वो है इंग्लिश का, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट दी ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या करना है आपको। टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल है, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर टू assess the writing skill including expression and understanding of the topic। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक भी है यहाँ पर, यानी कि अगर मान लो आपको हेल्थ के बारे में ऐसे आता है तो आपको हेल्थ के बारे में लिखना है, तो दैट इज़ अंडरस्टूड। लेकिन क्या हुआ है, जब मैं पेपर चेक कर रहा था लोगों का तो मुझे ये दिख रहा था कि स्टूडेंट्स इसको सब्जेक्ट मैटर का टेस्ट समझ रहे हैं, यानी कि वो वहाँ पे अलग अलग डेटा डाल रहे हैं, आईएमएफ के हिसाब से इतना हुआ, जीडीपी इतना हुआ। लेकिन क्या है, जब आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखोगे तो वो इंग्लिश के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो वो वर्ड गलत माना जाएगा। आपको लिखना है जीडीपी तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखिए, उसमें जी कैपिटल होना चाहिए, डी कैपिटल होना चाहिए, पी कैपिटल होना चाहिए। आईएमएफ लिखना है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखिए, और यहाँ पर बहुत कम डेटा का यूज़ कीजिए। दिस पेपर इज़ नॉट डिज़ाइन टू चेक योर नॉलेज, ठीक है? नॉलेज का पोर्शन नहीं है यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ड्राफ्टिंग स्किल, यानी कि आप कैसे लिखते हो उसमें सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा। तो कोई ऐसा मत बोलिए कि हम कुछ भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जिस टॉपिक के बारे में आता है उसके बारे में लिखिए, लेकिन वहाँ पे ड्राफ्टिंग स्किल पता होनी चाहिए। आपके पास उस टॉपिक की वोकेबलरी होनी चाहिए, कुछ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कुछ फैक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लिखेंगे तो कम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे कितने मार्क्स के लिए है? 300 मार्क्स के लिए है। प्रेसिस 330 मार्क्स के लिए है। 400 वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं हैंडआउट में, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है 300 आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट्स में इतना लिखना मुश्किल हो जाएगा। प्रेसिस भी 30 मार्क्स के लिए है, कॉम्प्रिहेंशन 40 के लिए है। तो कॉम्प्रिहेंशन में 10x4 आ सकते हैं 40, या 8x5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के यूसेज पे ध्यान देना है। अदरवाइज मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। उसमें क्या हुआ था, एक मेरा स्टूडेंट था जिसको 100 परसेंट नहीं परसेंटाइल थे उसको कैट के इंग्लिश में। आरबीआई के प्रीलिम्स के पेपर में इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स थे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था आरबीआई का, वहाँ पर उनको 50 to 55 के आसपास कुछ मार्क्स मिले थे, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो रीज़न यही था कि उन्होंने ये समझा कि ये आरबीआई का पेपर है, यहाँ पर मुझे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का नॉलेज दिखाना है, तो इतने सारे रिपोर्ट्स बताए, वहाँ पर इतना सारा आईएमएफ का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा, आईआईपी का डेटा, ऐसे करते करते उनके मार्क्स कम हो गए, क्योंकि वो ये भूल गए कि ये इंग्लिश का पेपर है। आपका इकोनॉमिक्स का नॉलेज या इकोनॉमिक इश्यूज़ का नॉलेज चेक करने के लिए ईएसआई का पेपर है, फाइनेंस का नॉलेज चेक करने के लिए एफएम का पेपर है, ठीक है? तो यहीं पर भी अगर आप देखेंगे, सेबी में भी अगर आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इसका नॉलेज चेक करने के लिए पेपर ऑलरेडी है। तो वहाँ पर आपका ये नॉलेज दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिनिमल यूज़ कीजिए डेटा और इन्फॉर्मेशन का। आपको वहाँ पर ये ड्राफ्टिंग स्किल्स यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इसलिए ये करना। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पर कि ये जो पेपर 2 है इसका कट ऑफ 40% है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि पहले आपका ये पेपर चेक किया जाएगा, जिसको 40% मार्क मिलेंगे ये पेपर में, उनका फिर ये पेपर 1 चेक किया जाएगा, जहाँ पर कट ऑफ 30% है, ठीक है? और अभी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है आरबीआई का, सेबी का, नाबार्ड का पिछले कुछ सालों का, तो उससे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आरबीआई, सेबी, नाबार्ड में मोस्टली पेपर का जो चेकिंग है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश चेक करना है, ठीक है? और मैंने वर्स्ट केस में ऐसा भी देखा है कि एक स्टूडेंट ने ऊपर टॉपिक का नाम अलग लिखा,
और अंदर ऐसे अलग ही लिखा तो भी उसको 81 मार्क्स मिले थे, यानी कि प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे चेकिंग हुई थी थ्रू सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर एक बात ऐसी है कि जब किसी को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं या बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वहाँ पर मॉडरेशन होता है। मॉडरेशन यानी कि मान लो सॉफ्टवेयर ने किसी को 95 मार्क्स दे दिए, तो उस केस में वो मैन्युअली उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 13 से 14 हज़ार लोग पास हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये चले जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आउट हो जाएंगे। नियर अबाउट 30-40% स्टूडेंट्स यहाँ से आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग भी 8-9 हज़ार पेपर बचेंगे, कम से कम 7 हज़ार तो बचेंगे। तो ये मैन्युअली चेक करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है पेपर लिखते वक्त कि आप पेपर लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। ऐसा मत सोचिए कि ये सेबी का पेपर है तो मैं सेबी का जितना नॉलेज है एनएससी बीएससी डालता रहूँगा, तो ऐसा नहीं लिखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिखना है अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। और वहीं पर भी नेशनल में एन कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज ऐसा लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर को भी समझ में आएगा कि ये समथिंग नाउन रिलेटेड है, कुछ फुल फॉर्म है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने जो लोगों का पेपर चेक किया ना, तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि यू आर नॉट राइटिंग इंग्लिश पेपर, यू आर राइटिंग सेबी का सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर हो या इकोनॉमिक्स रिलेटेड पेपर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और अभी ये जो आपका अभी पोर्शन है, अभी आपको क्या करना है, देखो सेबी में मुझे लगता है कि हाईएस्ट आपको टाइम मिला होगा, इतने नंबर ऑफ डेज किसी को कोई एग्ज़ाम को मिले नहीं अभी तक। कब से देखो एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहा है, 8-9 महीने मिले आपको। तो अभी लास्ट डे पे क्या करना है, जैसे मान लो आपका कल पेपर है, तो सुबह जब आप उठेंगे, आप आधा घंटा या पौना घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ रिवीजन करेंगे। वो क्या करने वाले हैं वो अभी आपको पता होना चाहिए। तो सुबह अगर उठेंगे आप और देखेंगे ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, तो फिर आपको टेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम क्रैक करना होता है ना, ये इसमें आपका जो पढ़ाई है, आपकी जो मेहनत है, इसका 50% वेटेज होता है एंड रिमेनिंग 50% जो वेटेज होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपकी एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करते हैं आप। अभी कोई लोग बोल रहा था सर मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते नहीं आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर 40 मिनट है 50 क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर इतने डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो भी ईजी वे में आएंगे। और आप वो 2 से 3 या 4 जो न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए पूरा रिमेनिंग अगर पेपर ख़राब कर रहे हैं तो ये फिर आपकी गलती है। वहाँ पर आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है 13-14 हज़ार में से सिर्फ 300 लोगों को वो बुलाने वाले। 300 क्यों? क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे 3 या 4 गुना लोगों को ही बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए बहुत केयर करना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, मुझे पता है लोगों को 95% आता है, 5% नहीं आएगा, तो ये 5% की इतनी ज़्यादा चिंता करेंगे तो ये पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अभी आपको अगर कल मॉर्निंग में जो पढ़ना है वो कंपनीज एक्ट आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कॉस्टिंग का कुछ पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो थियरी रिलेटेड है, कुछ फॉर्मूलेज है, वो आप सुबह देख सकते हैं। लेकिन कल उठ के फिर ऐसा मत कीजिए कि ये कहाँ है वो कहाँ है वो क्या ढूंढते भाई, ऐसा मत कर लीजिए। आज ही रेडी करके रखिए, कल सुबह आधे घंटे में 45 मिनट्स में 60 मिनट्स में क्या पढ़ना है वो अभी से रेडी कर दीजिए। अदरवाइज आपका टेम्परामेंट अगर टेम्पो कल सुबह बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया, फिर आपने कितना भी पढ़ाई करने दो पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नहीं सोचना है पेपर इजी आए या डिफिकल्ट आए, इससे कोई मैटर नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स अ रिलेटिव कंपटीशन। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आने दो, पेपर कितना भी ईजी आने दो, जो लोग पास होने वाले वही पास होने वाले, टॉप 300, ठीक है। इसलिए ये डिफिकल्टी के बारे में सोचना, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और 40% आपको पता है 40% आना इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और अगर बहुत डिफिकल्ट आता है तो सिर्फ आप थोड़े अकेले हो, सबके लिए डिफिकल्ट है वो। तो इसलिए उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये है, अभी कुछ नया मत पढ़िए। कल सुबह क्या पढ़ना है वो अभी से निकाल के रखिए, यानी कि कल सुबह उठने के बाद आपका जो दिन है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाए। अगर सुबह सुबह टेंशन आ गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। और आज आपको अच्छी नींद लेनी है। मुझे पता है कुछ लोग बोलते 2 घंटे सोएंगे 3 घंटे सोएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको लाइट खाना है और आपको सुबह एग्ज़ाम सेंटर पे जो टाइम है उसके पहले पहुंचना है। वहाँ पे जाके बैठो,
1 घंटा पहले जाके बैठो, कुछ ना कुछ लेके जाओ पेपर हाथ में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको पहुंचने में 5-10 मिनट मतलब ऐसा लगता है कि आप मुझे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो फिर आपको आपका बीपी हाई होना चालू हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवरी ईयर मुझे पता है कम से कम 50-100 लड़के ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम पे पहुंच नहीं पाते या बहुत कम टाइम पहले पहुंचते, फिर उनका बीपी हाई हो जाता है, फिर उनका पूरा ट्रैक खराब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। खाना भी आपको लाइटली खाना है, ठीक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि जो मुझे ग्रामरली का जो रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स की क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे आगे के स्लाइड में बताऊंगा। तो देखिए, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो हमारे पास 2 स्टाइल्स है। एक स्टाइल को कहते हैं हम ब्रिटिश स्टाइल, ठीक है, यानी कि हम जनरली ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं, और एक अमेरिकन स्टाइल होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप जैसे मान लो रियलाइज लिखते हो, जेड लिखते हो, कंसेप्चुलाइज में ये जेड लिखते हो, तो सब जगह पे जेड लिखिए। अदरवाइज कुछ जगह पे रियलाइज लिखेंगे, कुछ जगह पे कंसेप्चुलाइज में एस लिखेंगे, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कोई भी कंसिस्टेंसी रखिए, लेकिन ब्रिटिश फॉलो करना हमारे लिए एडवाइजेबल है, ठीक है। तो आप ब्रिटिश फॉलो कीजिए। जैसे मान लो अगर इनकंसिस्टेंट, यानी कि देखो यहाँ पे रियलाइज का एस लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन में जेड लिखा है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जेड लिखना है तो जेड लिखिए, एस लिखना तो एस लिखिए। रिकमेंडेड क्या है, एस लिखना, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करना चाहिए। इसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्क्स कम हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि एक्सेट्रा जो है ये बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको कहते हैं इनफॉर्मल। देखो ये क्या है इनफॉर्मल, कैसे मैं आपको बताता हूँ। द क्लासरूम वॉज इक्विप्ड विथ फ्लास्क, ग्रेजुएट, सिलेंडर्स, टेस्ट ट्यूब्स एंड सो फोर्थ। एंड सो फोर्थ ये क्या हो गया, बहुत वेग हो गया, ऐसा नहीं लिखना है, या एक्सेट्रा ऐसा नहीं लिखना है। फॉर्मल यानी कि द क्लासरूम वॉज इक्विप्ड विथ स्टैंडर्ड सप्लाई सच एज फ्लास्क, ग्रेजुएटेड, सिलेंडर्स एंड टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। ये एंड करके ये कॉमा आएगा यहाँ पर लास्ट में, उसके बाद एंड और आपको जो लिखना है वो फॉर्मल। वेरियस इक्विपमेंट सच एज वेयर प्लेस्ड इन दी क्लासरूम, ऐसा भी लिख सकते हो। एक्सेट्रा बिल्कुल नहीं लिखना, एक्सेट्रा लिखेंगे तो मार्क्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा फॉर्मेट नहीं लिखना है, कांट नहीं लिखना है, कैन नॉट लिखना है, वो इनफॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल में वी कैन नॉट, फॉर्मल में लुकिंग, कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। वेयर नहीं लिखना है, वेयर नॉट लिखना है। ये भी कॉमन मिस्टेक है, इससे भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें गलत नहीं है, उसको इनफॉर्मल कहते हैं, हम फॉर्मल लिख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लिखना है, नीड नॉट। और एक बात है कि जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का अ एंड द, इसका भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। क्या है, अभी टाइम है तो आप क्या कीजिए, जस्ट एक 10 to 15 मिनट्स स्पेंड कीजिए गूगल पे जाके कि हाउ टू एंड वेयर टू यूज़ आर्टिकल्स ए एंड द। कभी कभी क्या है, हम कहीं पर भी द लगा देते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगाते। ये भी कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, ठीक है। तो इतना जो मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया है। एक बात करनी है, कल सुबह एग्ज़ाम के सुबह क्या पढ़ना है, 15 मिनट हो या 30 मिनट हो, 45 मिनट, 60 मिनट्स हो, वो अभी से रेडी करके रखो। अगर कल सुबह उठ के फिर सोचेंगे तो फिर टेंशन आएगा। दूसरी बात है कि जो इंग्लिश में मैंने आपको जो जो बताया वो आपको वहाँ पर इंग्लिश का नॉलेज दिखाना है, ना कि सब्जेक्ट मैटर का, ठीक है। और तीसरी जो बात है वो अच्छी नींद लेना है, लाइट खाना है, और कल सुबह आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो टाइम बताया गया उसके पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे अगर पहले पहुँच जाते हैं तो वो जो एरिया आप देख लेंगे, इसके बाद आपका जो ब्रीदिंग है, आपके हार्ट बीट से वो नॉर्मल आ जाते हैं। वो आना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा लोग भागते भागते एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, फिर वहाँ पे सारा उनका जो टेम्परामेंट है, जो टेम्पो रहता है ना एग्ज़ाम देने का, वो एक बार ख़राब हो गया तो फिर आप फिर संभल नहीं पाते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे बताने, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो कल एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सबको। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे मन में सोचिए, तो आप एग्ज़ाम का जो टाइम है उसमें आप शांति से पेपर दे पाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने थैंक यू
and all the best for your examination.